हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शिक्षा वही है जो आपके भीतर आत्मविश्वास एवं अंतर्दृष्टि का संचार करे। तो दोस्तों, आपका ये खूबसूरत यूट्यूब चैनल है आपके भीतर एक आत्मविश्वास और एक अंतर्दृष्टि पैदा करेगा, ये मेरा मानना है। आज हम दोस्तों बात करते हैं शिक्षा में। जब हम वाद की बात करेंगे, विचारधाराओं की बात करेंगे, तो दोस्तों प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और आदर्शवाद, जिसमें सबसे जो प्राचीनतम विचारधारा है दोस्तों वो आदर्शवाद है। आज आपके सामने आदर्शवाद पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आदर्शवाद में दोस्तों पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। जो भी आदर्शवादी दार्शनिक हैं, जो भी आदर्शवादी शिक्षाविद हैं, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो हर्बार्ट हो, चाहे वो पेस्टालजी हो, चाहे वो टीपी नन हो, दोस्तों वो बात करते हैं कि पहले तो शिक्षा का उद्देश्य, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य, जो कि मैंने पार्ट 1 में दोस्तों आपको बताया था। तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य ही है कि आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? जब सत्यम शिवम और सुंदरम, यानी सत्य जो कि शिवत्व से भरा हुआ है वही सुंदर है। तो सत्य, जैसे कि सत्य की बात करेंगे तो सत्य में कैसे आप सत्य का ज्ञान प्राप्त करोगे, इसके हिसाब से जो क्रियाएं हैं वो बौद्धिक क्रियाएं हैं। तो सत्य में जो बातें आती हैं वो दोस्तों अगर हम देखें तो भाषा है, साहित्य है, इतिहास है, भूगोल है, गणित है, ये सारे पाठ्यचर्या के विषय हैं। अब शिवम की जब कल्पना होती है आदर्शवादियों के हिसाब से, तो वो कल्याणकारी है, यानी धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र विषय आते हैं। और सुंदरम की बात होती है तो कलात्मक जो हमारा एस्पेक्ट है, जो हमारा एस्थेटिक सेंस है, जो हमारा सौंदर्य का विषय है, चित्रकला हो गई, कला हो गई, तो ऐसे विषय आते हैं। तो पाठ्यचर्या में दोस्तों हम इसे शामिल करेंगे। शिक्षा की पाठ्यचर्या एक ये दोस्तों हो गई। अब दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों शिक्षण विधियाँ। तो जो आदर्शवादी हैं वो किसी एक शिक्षण विधि के फेवर में नहीं है। आदर्शवादियों की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है कि ये शिक्षक, क्योंकि बच्चा हमारा यूनिक है, विशिष्टता से भरा हुआ है, तो किसी एक शिक्षण विधि को बच्चे के ऊपर दोस्तों थोपने का काम आदर्शवादी नहीं करते हैं। सुकरात बहुत ही सरल, सहज और सुगम तरीके से कहीं बीच चौराहे पे खड़े हो जाते थे, लोगों से प्रश्नोत्तर करते थे, लोगों को लेक्चर मेथड यूज करते थे, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ज्ञान की गहराइयों में सुकरात ले जाते थे। तो उनकी विधि दोस्तों क्या हो गई? उनकी विधि हो गई वाद विवाद, व्याख्यान यानी लेक्चर, प्रश्नोत्तर विधि, ये सुकरात की। अच्छा, सुकरात के दोस्तों शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। वही प्रश्नोत्तर विधि को थोड़ा परिशोधित किया उन्होंने, थोड़ा मॉडिफाइड किया, और प्लेटो ने एक नई शिक्षण विधि इजाद किया जो कि संवाद विधि कहलाती है। उसके बाद दोस्तों सुकरात के शिष्य प्लेटो रहे, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, जो कि एक बहुत बड़ा आक्रांता सिकंदर, जो कि मकदूनिया का शासक था। ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों पूरे विश्व विजय की आकांक्षा से दोस्तों भारत में आप डटा था। और उस अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, उस अलेक्जेंडर महान के जो गुरु थे दोस्तों अरस्तु थे। तो अरस्तु को आगमन एवं निगमन विधि का जन्मदाता कहा जाता है। आगमन का मतलब हम विशेष से सामान्य की ओर चलेंगे। आगमन का मतलब एक कौवा काला है, 2 कौवे काले हैं, 3 कौवे काले, कौवे काले होते हैं, ये आगमन विधि है। और निगमन क्या है? ईश्वर का अस्तित्व है, राम में ईश्वर है, श्याम में ईश्वर है, तो हम सामान्य से विशेष की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये निगमन विधि होगी। अब तर्क विधि के जो प्रणेता हैं शिक्षा में आदर्शवाद की जब बात करते हैं दोस्तों हीगल हैं। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि पेस्टोलॉजी है। अनुदेशन प्रणाली के जनक हर्बार्ट हैं। और खेल विधि दोस्तों फ्रॉबेल ने दिया था। हम शिक्षण विधियाँ, उसके बाद भी आदर्शवादी किसी एक शिक्षण विधि पे उनका इन्फोर्समेंट नहीं है। उनका पूरा का पूरा फोकस है कि बच्चे
का जैसे बच्चे की जैसे आवश्यकता है, बच्चे की जैसे विशिष्टता है दोस्तों, उसी के हिसाब से हम शिक्षण विधियों को थोपने में आदर्शवादी दोस्तों विश्वास नहीं करते। अब अनुशासन, देखिए आंतरिक अनुशासन की हमेशा आदर्शवादी बात करेगा। अनुशासन का मतलब आत्मा द्वारा शासन। आत्मा यानी बाह्य सत्ता का कोई दखल नहीं है, बाह्य सत्ता का कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अनुशासित रहता है दंड और भय की, तो वो अस्थायी दोस्तों नहीं रहता है। तो आदर्शवादी हमेशा ये कहते हैं कि यद्यपि आदर्शवादियों का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, तो मानव का जो है वो इंद्रियों के द्वारा परिचालित होता है। आत्मा का विषय आनंद है और इंद्रियों का विषय सुख है। तो सुख की तरफ शरीर जो है कर्मेंद्रियां दोस्तों भागती हैं। तो वहाँ पे ये है कि अगर हम नैतिक चरित्र का विकास करना है, अगर हमें आध्यात्मिक रूप से गमन करना है, तो किसी न किसी प्रकार से हमको अनैतिक क्रियाओं से बचना है। अनैतिक क्रियाओं से हम कब बचेंगे? जब कोई न कोई दंड की व्यवस्था हो। लेकिन दंड की व्यवस्था में इनका विश्वास है, प्रभावी अनुशासन में विश्वास करते हैं, लेकिन इनका तब पर भी मानना है कि आत्मा अनुशासन ही सही अनुशासन है। तो बच्चे में जो स्वतंत्र निर्णय बच्चा ले, आत्मा से अनुशासित हो, उसी अनुशासन को बेहतर मानते हैं। शिक्षक, जैसे कि दोस्तों शिक्षक की फ्रॉबेल ने कहा था, शिक्षक कैसा है? माली है, शिक्षालय बगीचा है और बच्चा कोमल पौधा है। अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो बच्चा क्या है? बच्चे को एकदम मुक्त छोड़ देंगे तो जो प्लांट है, अगर कोई पौधा है जो आंतरिक व्यवस्था के अनुसार दोस्तों डेवलप कर रहा है, उसे एकदम मुक्त छोड़ देंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी। माली उसमें काट छाट करेगा। जो उसके अंदर आंतरिक नियमन है वो पूरी तरीके से अपने परफेक्ट रूप में पूरा का पूरा पोटेंशियल डेवलप करेगा और वो खूबसूरती अपनी पाएगा। लेकिन शिक्षक का होना जरूरी है। इसीलिए रॉस ने कहा है, रॉस ने क्या कहा है कि जो भी प्रकृतिवादी है वो कटीली झाड़ियों से संतुष्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सुंदर गुलाब चाहिए, वो भी सुंदर गुलाब ऐसा हो जो कि अपनी पूर्णता लिए हुए हो। तो ऐसा बच्चा जिसके अंदर क्षमताएं हैं उसके एकदम पीक पे, उसके परफेक्शन पे ले जाया जाता है। ये आदर्शवादी शिक्षा का दोस्तों क्या है में शिक्षक की भूमिका है। और विद्यार्थी में ये माना जाता है आदर्शवाद के हिसाब से कि विद्यार्थी ऐसा हो जो गुरु के प्रति उसके अंदर निष्ठा हो। हर एक बच्चा विशिष्टता लिए हुए है, हर एक बच्चे को शिक्षक को पढ़ाना है तो शिक्षक प्रेम और सहानुभूति से बच्चे से जुड़े, कभी दंड से न जुड़े, क्योंकि प्रेम और सहानुभूति ही वो आधार है जो बच्चे को क्या कर सकता है, पीक पे ले जा सकता है। विद्यालय की संकल्पना दोस्तों यहाँ पे इस रूप में है कि विद्यालय एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चे को सीखने के सुअवसर मिलते हैं। एक वहाँ पे कई बच्चों का समूह होता है, तो बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया सीखता है। किसी भी नए परिवेश में बच्चा जब जाता है तो वहाँ की एक संस्कृति होती है, वो जो है बच्चे को क्या करती है, बच्चा उस एक नए परिवेश में जो संस्कृति है, कैसी संस्कृति है, उससे बच्चा जो है रूबरू होता है। तो विद्यालय की अवधारणा में इन्होंने कहा है विद्यालय की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं, शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय। इसके बाद ये आदर्शवादी जो रहे हैं इनकी आलोचना हुई। इनका ये कहना था कि प्रकृतिवादियों ने और तमाम वादियों ने इनके ऊपर ये आरोप किया कि ये जो है यहाँ पे प्राइमरी इनका फोकस क्या है, इनका प्राइमरी फोकस नैतिक और आध्यात्मिक विकास है और बच्चा सेकेंडरी हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी आलोचना हुई। लेकिन आज जिस तरीके से मूल्य दोस्तों घट रहे हैं और समाज में अपराध बढ़ रहा है, उसको देखते हुए नैतिक और चारित्रिक विकास बहुत ही जरूरी है, आध्यात्मिक विकास बहुत ही जरूरी है और मानव के जो चारित्रिक विकास है उसको दृष्टिगत रखते हुए आदर्शवाद दोस्तों आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।